हे एवरीवन, तो आज हम लोग जेई मेन 2026 का फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं 21 जैन शिफ्ट 1. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. In an experiment, the values of two spring constants were measured as k1 equals this much and k2 equals this much. If these springs are connected in parallel, then the percentage error in equivalent spring constant is. Okay. सो पहले तो परसेंटेज एरर के लिए हम लोग परसेंटेज एरर के लिए पहले हम लोग के इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. 10 + 20 30 न्यूटन्स पर मीटर एंड डेल्टा के इक्विवेलेंट इज 0.2 + 0.3 विच इज 0.5 न्यूटन पर मीटर. एंड सिंपली इसको परसेंटेज एरर के फॉर्मूला में पुट कर देंगे विच इज़ डेल्टा के इक्विवेलेंट अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू 100. 0.5 on 30 इंटू 100. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.67%. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A 4 kg mass moves under the influence of a force F. इसका वेक्टर एक्सप्रेशन दिया हुआ है where t is in seconds. If mass starts from origin at t equals 0, the velocity and position after t equals 2 seconds will be. Okay. तो पहले तो इसमें हम लोग F equals ma का यूज़ करके एक्सेलरेशन का वेक्टर एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, राइट. 4t cube I cap minus 3tj cap upon 4. Mass is 4, right? तो ये आ जाएगा हम लोग के पास t cube I cap minus 3/4tj cap. अब अगर हम लोग इसको t equals 0 से t equals 2 तक इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग के पास वेलोसिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन आ जाएगा, राइट. dt इक्वल्स v. तो ये हो जाएगा I cap minus 3/4 2t² j cap. Okay. सिमिलरली अगर हम लोग वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो उससे पोजीशन वेक्टर हम लोग के पास आ जाएगा. सो लेट्स डू दिस. t की पावर 5/5 into 1/4. ये I cap and this is j cap. बस हम लोग के पास वेलोसिटी एंड पोजीशन के वेक्टर्स का एक्सप्रेशन आ गया है. ओके, बस अब हम लोग को इसमें t की वैल्यूज पुट करनी है. तो अगर इसमें हम लोग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट में तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 ही बन जाएगा. अपर लिमिट सिर्फ कैलकुलेट कर लेते हैं. So this gives 4I cap minus
3/2 j cap. ओके, अब इसको पोजीशन वाले एक्सप्रेशन में भी सेम यही काम करेंगे. इसमें भी लोअर लिमिट पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिर्फ अपर लिमिट रख के चेक कर लेंगे कितना आ रहा है. Hmm. 8/5 I cap minus j cap and velocity का आया था 4 I cap minus 3/2 j cap. ओके, तो fourth option is the correct answer. Now next question. If an alpha particle with energy 7.7 mega electron volt is bombarded on a thin gold foil, the closest distance from nucleus it can reach is dash meters. Okay, तो ये सिंपल सा आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो बस इसमें हम लोग को एनर्जी इक्वल्स के Q1 Q2 बाय और ये फॉर्मूला यूज़ करना है. तो इसको हम लोग को पहले तो जूल में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज डिस्टेंस मीटर्स में बतानी है. दैट्स वाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 चार्ज होगा अल्फ़ा पार्टिकल का एंड Q2 चार्ज होगा गोल्ड का, राइट. सो 2E into 79E अपॉन R. E की वैल्यू हम लोग 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पुट करेंगे. यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.95 इंटू 10 की पावर -14 मीटर्स. Fourth option. Okay, so the fourth question here we have is a point charge of 10 raised to the power -8 coulomb is placed at origin. The work done in moving a point charge 2 microcoulomb from point A to point B is dash joule. Okay, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पॉइंट ए और बी का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, राइट. आर ए विल बी सिक्स मीटर्स आ जाएगा आर ए. सिमिलरली आर बी विल बी RB will be 3 meters. Okay. अब वर्क डन हम लोग को पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, राइट. तो इसमें सिंपली हम लोग को बस दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB -1/RA.
वेट सॉरी, चार्जेस लिखना भूल गया था मैं। वन बाई थ्री माइनस 1/6। इसको जब आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो ये होगा। ओके, so option 3 is the correct answer. Now next question. Okay, so here we have a light wave described by A equals to this equation falls on a metal surface of work function 2.8 electron volt. The maximum kinetic energy of ejected photoelectron is dash electron volt. Okay, तो इसमें अब आप देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछी है एंड हम लोग के पास ओमेगा की दो वैल्यूज़ है, राइट। तो जितनी ज़्यादा ओमेगा की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, बिकॉज ओमेगा इज़ 2πf एंड एनर्जी इज़ h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये वाली ओमेगा की वैल्यू लेंगे फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 इक्वल्स 2πf। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 अपॉन पाई हर्ट्ज। नाउ इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, राइट। ये आएगा 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बिकॉज हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चाहिए इसलिए हम लोगों ने इससे डिवाइड किया है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नहीं है, एनर्जी की वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी को फिर आप फर्दर E-5 वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ओके, minus 2.8. This will be approximately equals to 5.1 eV. So the correct answer is third option. Okay, now next question here we have is a current carrying solenoid is placed vertically and a particle of mass m with charge q is released from rest. The particle moves along the axis of solenoid. If g is the acceleration due to gravity, then the acceleration of the charged particle will satisfy. Okay, तो इसमें आप ये देखिए कि जो पार्टिकल है वो along the axis of solenoid है, right? And which means see Lorentz force होता है Q into V cross B. Okay, and because ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं QVB sin थीटा। एंड अगर ये along the axis of solenoid है, which means कि ये या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है, राइट। दोनों ही सिनेरियोज में हम लोग का जो एंगल होगा दैट वुड बी 180 डिग्री एंड QVB इंटू साइन ऑफ 180 इज़ 0। ओके, सो दैट्स वाई हम लोग का जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे वो 0 होगा एंड जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होगी। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
Now next question. In a double slit experiment, the distance between slits is 0.1 centimeter and the screen is placed at 50 centimeter. This is 50 centimeter from the slit's plane. When one slit is covered with a transparent sheet having thickness T and refractive index 1.5, the central fringe shifts by 0.2 centimeter. The value of T is dash centimeter. ओके, तो ये सिंपल सा आपका वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, राइट? इसमें ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं. इसमें हम लोग को थिकनेस निकालनी है एंड y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये जो शिफ्ट है यही हमारे पास y की वैल्यू है, विच इज़ 0.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स. d की वैल्यू हमारे पास 0.5 मीटर्स है एंड स्मॉल d की वैल्यू हमारे पास 0.1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स है. ओके, तो बस वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए. 1.5 माइनस 1 इंटू टी इंटू 0.5 अपॉन 0.1 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स 0.2 इंटू 10⁻⁻2. यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर्स. जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैंने ये जो भी वैल्यूज़ डाली है ये मीटर्स में डाली है, तो आंसर आपका मीटर्स में आएगा. उसके बाद आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर्स में चेंज कर सकते हो. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ सेकंड ऑप्शन. Our next question. So here we have two strings A comma B having linear mass densities mu A equals this much and mu B equals this much, and lengths LA equals this much and LB equals this much respectively are joined together. Free ends of A and B are tied to two rigid supports C and D respectively, creating a tension of 500 Newton in the wire. Two identical pulses sent from C and D ends take time T1 and T2 respectively to reach the joint. The ratio T1 by T2 is okay. तो ये कुछ इस टाइप का आपका सेटअप हुआ होगा. ये आपकी स्ट्रिंग A है, ये आपकी स्ट्रिंग B है और ये रिजिड एंड C एंड ये रिजिड एंड D. ओके, तो अब इन स्ट्रिंग्स में जो है आपकी पल्स ट्रैवल कर रही है और वो एक टाइम पे यहाँ जॉइंट पे पहुँचेगी. तो उस टाइम का हम लोग को रेशियो निकालना है, राइट? तो सबसे पहले तो पल्स की वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी, राइट? तो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम लोग. VA बाई VB इक्वल्स T तो दोनों में ही सेम है, म्यू A upon T upon mu B. Okay, so T and T will be cancelled out. Mu B is 4 into 10⁻⁻4 upon 2 into 10⁻⁻4. So VA upon VB
equals root 2. Now time is equals to length upon velocity, right? So TA by TB will be LA upon VA upon LB upon VB. So this will be LA upon VA into LA upon LB into VB upon VA. ओके, सो LA हमारे पास कितना है 2.5 एंड LB इज 1.5. 2.5 upon 1.5 into 1 by root 2. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो TA बाई TB आ जाएगा 1.18. ओके, so second option is the right answer. Next question. A parallel plate capacitor has capacitance C when there is vacuum within the parallel plates. A sheet having thickness 1/3 of the separation between the plates and relative permittivity K is introduced between the plates. The new capacitance of plate is. Okay. तो नॉर्मल कंडीशन में तो कैपेसिटेंस हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट बाय D होती है, राइट? बट अब क्योंकि हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिविटी K इंट्रोड्यूस हो चुका है, सो वी विल यूज C डैश इक्वल्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाय K. ओके, तो T की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास D/3 है. इसको पुट कर लेंगे यहाँ. थ्री के विल बी LCM. ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हो जाएगा C डैश का. अब क्योंकि हम लोग को C के टर्म्स में अपना एक्सप्रेशन चाहिए तो रेशियो ले लेंगे सिंपली. C बाय C डैश इक्वल्स A एप्सिलॉन नॉट D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट 3K अपॉन D 2K प्लस 1. टू K plus 1 upon 3K. C dash will be 3KC upon 2K plus 1. So third option is the right answer. Now question 10. Here we have a 1 meter long metal rod AB completes the circuit as shown in figure. The area of circuit is perpendicular to the magnetic field of 0.1 Tesla. If the resistance of the total circuit is 2 ohm, then the force needed to move the rod towards right with constant speed of 1.5 meters per second is. Okay. तो ये मोशनल EMF का क्वेश्चन है. सबसे पहले हम लोग को E इंड्यूस्ड निकालना पड़ेगा, राइट? So E induced will be BVL. B is 0.1, velocity is 1.5 and length is 1 meter. Okay, so this will be 0.15 volt E induced.
Now we know that power is v square by r. तो v स्क्वायर हम लोग के पास यही है, E इंड्यूस्ड, सो 0.15 इंटू 0.15 अपॉन r is 2 ohm. Okay, and we also know that power equals to force into velocity. तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा पावर अपॉन वेलोसिटी. पावर का ये एक्सप्रेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0.15 इंटू 0.15 अपॉन 2 अपॉन वेलोसिटी is 1.5. So this will be 7.5 and 7.5 into 10 into 10 raised to the power minus 4. So 7.5 into 10 raised to the power minus 3 Newton will be your answer. Third option. Okay, so our next question here says water flows through a horizontal tube as shown in the figure. The difference in height between the water columns in vertical tubes is 5 centimeter, and the area of cross sections at A and B are 6 centimeter square and 3 centimeter square respectively. The rate of flow will be dash centimeter cube. Okay, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका फ्लूइड्स चैप्टर का. तो इसमें आपको सिंपली बस कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करनी है. तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने लिख दिया है, 6 इंटू v1 इक्वल्स 3 इंटू v2. सो 2v1 इक्वल्स v2 एंड बर्नौलीज इक्वेशन हमारी रो जी एच इक्वल्स हाफ रो v2 square minus v1 square. So we'll cancel out rho. gh equals 1 by 2 square minus v1 square. Now we have to put the values. g is 10, height is given 5 centimeter, v2 is twice of v1. Okay, so 3v1 square 1 by root 3 is v1. Wait, we have to find in centimeter cube per second, right? So दिस विल बी इन मीटर्स पर सेकेंड, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. 100 बाई रूट 3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड v1. ओके, तो हम लोग को v1 मिल चुका है. इसको हम लोग अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पुट कर देंगे टू फाइंड द रेट ऑफ फ्लो. सो a1 इज़ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड v1 इज़ 100 रूट 3. ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 200 रूट 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. सो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन 12. Here it says potential energy V versus distance x is given by the graph. Rank various regions as per the magnitudes of the force acting on a particle from high to low. Okay, so we know that force is du by dr, derivative of potential energy with respect to distance. So basically we just have to figure it out by the slope. तो slope आप check कर लीजिए, BC का स्लोप सबसे ज़्यादा है. सो FBC should be maximum, then FAB, then FDE
भले ही चाहे नेगेटिव है, बट yes, we will consider it. And then FCD, it's because it's zero, actually slope is zero, so correct option is C. Okay, now next question. It says an aluminium and steel rods having same lengths and cross sections are joined to make total length of 120 centimeter 30 degrees Celsius. Okay, the coefficient of linear expansions of aluminium and steel are this and this respectively. The length of this composite rod when its temperature is raised to 100 degrees Celsius is dash centimeter. Okay, so first let's calculate delta L equivalent. That would be delta L1 plus delta L2. Okay, so delta L1 would be L1 alpha 1 delta T plus L2 alpha 2 delta T. L1 equals L2 is given, that would be 60 centimeter. Also delta T is 100 minus 30, that is 70 degrees Celsius. Okay, now we just have to put the values. L1 is 60 into alpha 1 24 into 10 raised to the power minus 6 into 70 plus 60 into 112 into minus 10 raised to the power minus 6 into 70. ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एल इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर्स एंड द कंपोजिट लेंथ वुड बी 120 plus 0.15 centimeter, that is 120.15 centimeters. So fourth option is the correct answer. Now question 14. So next question says the electric field in a plane electromagnetic wave is given by this equation. See, the electric field is in y direction, okay, and the wave is moving in positive x direction. Okay, so we have to find the magnetic field associated with this electromagnetic wave. All right, so first of all let's find out the magnitude of magnetic field. So we know that speed of light is equals to magnitude of electric field upon magnitude of magnetic field. Okay, so from here magnitude of magnetic field will be 2.3 into 10 raised to the power minus 7 Tesla. Right now, wait, when we see, this is the expression that we use to find the direction of magnetic field. C क्रॉस A, यहाँ पे जो C है वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है. ओके, सो ये एक्स एक्सिस में वेव जा रही है एंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज़ वाई एक्सिस. सो वी विल डू I क्रॉस J, दैट गिव्स अस K कैप. दैट मीन्स जो इसका
डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमारा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है। ऑलराइट, तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन होगा। So this is the right answer. Okay, now next question, it's from gravitation. Initially a satellite of 100 kg is in a circular orbit of radius 1.5 into RE, so 1.5 times of radius of Earth. This satellite can be moved to an orbit of radius 3 into RE by supplying this much joule of energy. So the value of alpha is, okay, ये हम लोग को साथ में रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू दी हुई है। ऑल राइट, सो इनिशियल एनर्जी इज -gme into m by 2r. Let's put the value of r here. Now final energy, ऑलराइट, अब हम लोग इसका डिफरेंस ले लेंगे, राइट, फॉर चेंज इन एनर्जी, और इसकी वैल्यू इससे इक्वेट कर देंगे। ओके, सो टेन raised to the power 6. We should convert it in the acceleration due to gravity format. So we know that g equals to capital G me upon re का square. So g into re equals g me upon re. Alright, now just substitute it here. So here we will have minus mg minus mg re by 6 plus mg re by 3. तो ये हो जाएगा आपका mg re by 6. बस अब वैल्यूज़ डाल दीजिए आप। मास आपका है 100 kg, 100 into 10 into 6 into 10 raised to the power 6 by 6 equals alpha into 10 raised to the power 6. So यहाँ से अल्फ़ा आपका 1000 आ जाएगा. So that's your answer. Third option. Okay. Now next question. Consider a modified Bernoulli equation. This: if t has the dimension of time, then dimensions of a and b are dash and dash respectively. Okay, so dimensional analysis का ये आपका question है. सबसे पहले आप ये एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे b इंटू टी का जो डायमेंशन होगा that would be equal to the dimension of height, because यहाँ पे एडिशन हो रहा है. ओके, तो दो होमोजीनियस क्वांटिटीज़ को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ से हम लोग के पास b का डायमेंशन आ जाएगा.
हाइट का डायमेंशन इज़ एल, सो बी का हमारे पास जो डायमेंशन आएगा m0 l t रेज़ टू द पावर -1। तो ये आपका बी का डायमेंशन आ गया। अब इसकी हेल्प से हम लोग ये एक्सप्रेशन देखिए, इसमें जो a/b/t² का डायमेंशन है वो इक्वल होगा आपके प्रेशर के डायमेंशन से, बिकॉज अगेन दो होमोजीनियस क्वांटिटीज़ को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो पहले तो प्रेशर का हम लोग फाइंड कर लेते हैं। प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया एंड फोर्स इक्वल्स mass into acceleration, which is mlt minus 2. Okay, so pressure will be m l minus 1 t minus 2. All right, and this is a upon b t square. So let's equate it. m l minus 1 t minus 2 equals a upon b का हम लोग के पास ये है डायमेंशन, so let's put it here. m0 l t minus 1 into t square. L का 0 हो जाएगा एंड T का -1। Alright, L0 T -1 and M0 LT -1, A option. Now next question. In a microscope, the objective is having focal length FO equals 2 centimeter and eyepiece is having focal length FE equals 4 centimeter. The tube length is 32 centimeter. The magnification produced by this microscope for normal adjustment is okay. तो ये आपका सिंपल सा NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, राइट? सो magnification is L upon FO into T upon FE. सो यहाँ पे L की वैल्यू आपके पास 32 दी हुई है, FO की वैल्यू आपके पास 2 है, D की वैल्यू हम लोग 25 सेंटीमीटर्स रखते हैं एंड FE की वैल्यू इज़ 4. This will be 8, this will be 4. 100 is your answer. ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, so इसका आंसर इज़ 100. Okay, now question 18. It says 10 mole of oxygen is heated at constant volume from 30 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Okay, so the change in the internal energy of the gas is dash calories. तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको Cp की वैल्यू दी हुई है एंड R की वैल्यू दी हुई है। तो हमें पता है Cp minus Cv equals R. This is Mills relation. So 7 minus Cv equals 2. तो यहाँ से Cv की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 कैल पर मोल डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए NCV डेल्टा T. सो N is 10, Cv is 5 and delta T is also 10. 40 degree minus 30 degree is 10 degree Celsius. So delta T is also 10. So आपकी internal energy आ जाएगी 500 joule, which is your answer.
ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है 500 कैल सॉरी, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the heat generated in 1 minute between points A and B in the given circuit when a battery of 9 volt with internal resistance 1 ohm is connected across the points is okay। तो सबसे पहले हम लोग इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। नाउ ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ये जो 1 ओम वाला रेजिस्टेंस है इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा 3 इंटू 6/3 + 6 दैट इज़ 2 ओम। एंड हम लोग करंट निकाल रहे हैं, सो दैट्स वाई हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कंसिडर करेंगे, राइट। सो I equals V/R plus small r, 9/2 + 1 that is 3 ampere। This is the value of current। अब power is I square, heat generated is I square RT, right। 3 square into 2 into 1 minute, so let's write it 60 seconds। 18 into 60 which is 1080 joule, all right। so this is our answer। ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर है 1080 joules। Okay, so the next question here you have is two identical thin rods of mass m kg and length l meters are connected as shown. Moment of inertia of the combined rod system about an axis passing through point P and perpendicular to the plane of rods is x/12 ml square। So the value of x is okay। तो आपको ऐसा कुछ सेटअप दिया हुआ है एंड आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, राइट। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये वर्टिकल रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप सिंपली पी पॉइंट के अक्रॉस निकाल सकते हो, दैट वुड बी ml²/3 ओके। बिकॉज वी नो दैट कि एक स्ट्रेट रॉड के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एन एंड पॉइंट इज़ ml²/3 ओके। तो ये हो जाएगा आपका फॉर वर्टिकल रॉड ओके। और सिमिलरली फॉर हॉरिजॉन्टल रॉड, पहले तो आप सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, दैट वुड बी ml²/12, राइट। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो सेंटर ऑफ मास पी पॉइंट से एल यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, राइट। हॉरिजॉन्टल रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकल रॉड के पी पॉइंट से एल डिस्टेंस पे है और हम लोग को पी पॉइंट के अक्रॉस ही नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सो वी विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम ओके। तो आई टोटल आपका हो जाएगा फॉर हॉरिजॉन्टल रॉड, आई टोटल हो जाएगा आपका ICM प्लस ID, D इज़ फॉर डिस्टेंस ओके। तो ये तो आपका ml²/12 प्लस md²। D की वैल्यू यहाँ पे L है तो हम लोग पुट कर देंगे ml²। तो ये आपके पास आ जाएगा 13 ml²/12 ओके। तो आपका आई नेट हो जाएगा आई वर्टिकल प्लस आई हॉरिजॉन्टल। आई वर्टिकल आपका है ml²/12
ml² by 3, right, plus 13 ml² by 12। तो जब आप LCM लोगे, LCM इसका 12 ही आएगा, एंड ये आपके पास 17 ml² by 12 हो जाएगा, राइट, आई नेट। सो इससे आपकी जो x की वैल्यू होगी वो 17 आ जाएगी। ओके, सो 17 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, it says a collimated beam of light of diameter 2 mm is propagating along x-axis. The beam is required to be expanded in a collimated beam of diameter 14 mm using a system of two convex lenses. If first lens has focal length 40 mm, then the focal length of second lens is dash mm. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सिंपली एक रेशियो होता है जिसका आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। d2/d1 इक्वल्स f2/f1। सो d2 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 14 mm, एंड d1 की वैल्यू हमारे पास 2 mm है। सो 14/2 इक्वल्स f2 की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, एंड f1 की वैल्यू हमारे पास 40 गिवन है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके f2 की वैल्यू आपके पास 280 mm आ जाएगी, राइट। सो 280 mm is the right answer. Okay, now question 22. It says a conducting circular loop of area 1 meter square is placed perpendicular to a magnetic field which varies as B equals sin 100t Tesla. Okay, if the resistance of the loop is 100 ohm, then the average thermal energy dissipated in the loop in one period is. Okay, तो ये आपका फैराडे लॉ से सॉल्व होगा, राइट। तो इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, राइट। तो इससे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ BA। ओके, सो साइन 100t into 1 because area is given 1 meter square। तो ये आपके पास साइन ऑफ 100t ही आ जाएगा फ्लक्स। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ माइनस ऑफ d∅/dt इक्वल्स टू E इंड्यूस्ड। ओके, तो इससे हम लोग हमारा इंड्यूस्ड EMF कैलकुलेट कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 100t बाय dt। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे ये नेगेटिव साइन होगा साथ में। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 100 cos 100t। ओके, ई इंड्यूस्ड की वैल्यू। नाउ फर्दर हमें पता है पावर इक्वल्स टू E²/R, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अपने E इंड्यूस्ड और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस ऑफ 100 cos 100t इसका होल स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू इज़ 100। ओके, तो ये 100 into 100 into cos square of 100t by 100। तो ये आ जाएगा 100 cos square 100t। ये हमारे पास पावर आ गई। ऑल्सो वी नो दैट कि एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है cos square थीटा की, दैट इज़ 1/2, राइट। सो द एवरेज ऑफ cos square थीटा इज़ 1/2। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। P इक्वल्स 100 into 1/2, इट इज़ 50 वाट। तो ये आपकी पावर की वैल्यू आ गई। अब हीट जनरेटेड हमारे पास आ जाएगी
P एवरेज इंटू टी, तो ये हमारे पास P एवरेज ही है 50 वाट. ओके, तो T इज़ आर टाइम पीरियड, राइट. टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 100 है, राइट. तो इससे हम लोग का टाइम पीरियड आ जाएगा. सो T इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय 100. T इज़ पाई बाय 50. इसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे. P एवरेज हमारे पास आया था 50 एंड T इज़ पाई बाय 50. सो H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई जूल. ओके, सो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. Okay, so our next question is, a gas-based geyser heats water flowing at the rate of 5 liters per minute from 27 degrees Celsius to 87 degrees Celsius. The rate of consumption of the gas is dash. Okay, तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि इसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वॉल्यूम के टर्म्स में दिया हुआ है, इसको आप सिंपली मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. सो ये आपका 5 लीटर्स पर मिनट वुड बी इक्वल टू 5 kg पर मिनट बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1, राइट. तो आपका ये हो जाएगा. अब हम लोग डेल्टा Q निकाल लेते हैं विच इज़ इक्वल्स टू MC डेल्टा T, राइट. सो मास इज़ 5, C इज़ 200 joule per kg degree Celsius. Okay, and delta T is 87 degrees Celsius minus 27 degrees Celsius, so it is 60 degrees Celsius. Alright, so 4200 into 60. इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 126 0.0000 जूल. ओके, डेल्टा Q की वैल्यू. अब क्योंकि हम लोग को रेट ऑफ हीट फ्लो चाहिए तो इसको dQ/dt कर देते हैं, टाइम से डिवाइड कर देंगे. सो पर मिनट दिया हम लोग को क्वेश्चन में, इसको 60 से डिवाइड करके पर सेकेंड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21,000 जूल पर सेकेंड. ऑलराइट, अब हम लोग को जो निकालना है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द गैस, तो मास के यूनिट्स में निकालना है, राइट. ये हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है, मास के यूनिट्स में निकालना है, ग्राम्स पर सेकेंड. ओके, तो dm/dt हम लोग को निकालना है into heat of combustion, और ये हमारा इक्वल हो जाएगा dQ/dt के. ओके, तो यहाँ से dm/dt की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कैलकुलेट करके. हीट ऑफ कंबस्टन भी हमारे पास गिवन है 5 × 10⁻⁴. ये मैं एक्चुअली क्वेश्चन में ऐड करना भूल गया ये डिटेल्स, बट जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें ये सारी वैल्यूज़ स्पेसिफाई की हुई थी. सो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में मिलती है. ओके, नाउ बैक टू क्वेश्चन. dQ/dt की वैल्यू हम लोगों ने 21,000 निकाली थी, राइट. सो यहाँ से dm/dt आ जाएगा 0.42 grams per second. So this is your answer, third option. All right. Okay, so here we have question 24. It says a uniform rod of mass m and length l suspended by means of two identical inextensible light strings as shown in figure. Tension in one string immediately after the other string is cut is dash. Okay, so अगर लेट्स सपोज कि हम लोग बी साइड से ये स्ट्रिंग कट कर देते हैं
तो जैसे ही हम लोग ये कट करेंगे तो ये जो रॉड है ये कुछ इस टाइप से रोटेशनल मोशन करना स्टार्ट करेगी एंड इसी के साथ साथ वो थोड़ा इस टाइप से इस डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगी, राइट। तो पॉइंट ए के अबाउट अगर हम लोग इसके टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखें तो टॉर्क हमें पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। एंड क्योंकि ये रोटेशनल मोशन करेगी तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट से हम लोग इसका डिस्टेंस लेंगे ए से, ऑल राइट। एंड फोर्स इज नथिंग बट mg here and d will be L/2, ओके। ऑल्सो हमें पता है कि tau equals to I alpha where I is moment of inertia and इस केस में क्योंकि ये रॉड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस एन एंड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट रॉड इज़ ऑलवेज mL²/3, राइट। तो इसको आप इधर पे रखिए, टाउ इक्वल्स mL²/3 इंटू अल्फ़ा। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई एंड ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। जब आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा mgL/2 इक्वल्स mL²/3 अल्फ़ा, ओके। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 3g/2l, राइट। ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब जो इसकी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे दैट इज़ ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू आर, राइट, वेयर आर इज़ डिस्टेंस दैट इज़ L/2 एंड अल्फ़ा की जगह पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So you will get 3g/2l into L/2। तो यहाँ से हमारे पास ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 3g/, ओके। सो यहाँ पे जो हम लोग के पास ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है, दैट इज़ F net इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेंशन निकाल रहे हैं सो mg माइनस टी इक्वल्स m इंटू ए की वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, mg माइनस टी इक्वल्स m इंटू 3g/4, ऑलराइट। t आ जाएगा mg माइनस 3mg/4, सो t हो जाएगा हमारे पास mg/4, ऑलराइट। सो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। द गिवन सर्किट वर्क्स एज, तो आपके पास एक ही सर्किट दिया हुआ और आपको बताना है कि ये कौन से गेट की तरह वर्क कर रहा है, राइट। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ये आपके पास नॉर गेट दिया हुआ है, राइट। एंड यहाँ से एज इनपुट हम लोगों ने ए डाला, तो एक ए इनपुट इधर से आएगा एंड एक ए इनपुट यहाँ से, राइट। सो दिस विल बी ए प्लस ए एंड क्योंकि ये नॉर गेट है तो पूरे पे बार होगा। अब अगर इसमें हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ लगाए तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटू ए का बार एंड ए इंटू ए का बार विल बी ए बार, राइट। सो सबसे पहले गेट में तो हमारे पास आउटपुट ये आया। सिमिलरली यहाँ से बी का भी सेम रहेगा बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो नॉर गेट एंड उसी टाइप से ये इधर पे आके बी नॉट होगा
बी बार होगा एंड इधर पे आके ये ए बार होगा, राइट। तो अब हमारे पास है ए बार प्लस बी बार, राइट। एंड ये अगेन हमारे पास नॉर गेट है, तो इस वाले नॉर गेट में हमारे पास पूरे में बार आ जाएगा ए बार प्लस बी बार होल का बार। तो इंडिविजुअली अगर देखें तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी एंड अगेन डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, ओके। अब हमारे पास लास्ट जो नॉर गेट है, यहाँ पे एज इनपुट आया है ए डॉट बी, ओके। तो अब ये जब नॉर गेट से पास होगा तो जो आउटपुट हमारे पास आएगा वो होगा ए डॉट बी का बार, राइट। तो ए और बी हमारा इनपुट था एंड आउटपुट में ए डॉट बी का बार आया, सो दिस मीन्स दैट it's working as a NAND gate. So second option is the correct answer. Thank you. वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।